पृथ्वी के बारे में बात करें तो सबसे पहले है इसका आकार कैसा है। इसका आकार कैसा है तो देखिए, पृथ्वी के अगर आकार की बात करें तो ना तो ये नारंगी है ना ये गोल है। पृथ्वी के आकार को जो नाम दिया गया वो जियोइड नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जियोइड। हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं भू आग। क्या बोलते हैं? भू आग। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी अपने शीर्ष भागों पे, यहां पर तो क्या है, चपटी है। कैसी है? चपटी है। और जो इसका मध्य बीच वाला भाग है, ये भाग कैसा है? उभरा हुआ है। कैसा है? उभरा हुआ है। तो ये बात आपको समझ में आई कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो आपका जवाब होगा ये भूभाग की संरचना में है, जियोइड इसकी स्ट्रक्चर है। और इसका मतलब है कि ये जो ध्रुवों पर, ये पोल्स पे कैसी है? चपटी है। और इसका जो मध्य भाग है, जो इक्वेटोरियल भाग है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, वो उभरा हुआ है। और इसी का जो नमूना लिया गया, इसका जो मॉडल लिया गया, इसी के आधार पर, और इसी आधार पर हमने क्या तैयार किया है? ग्लोब तैयार किया है। तो ग्लोब जो बना है वो जियोइड के आकार में बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो ध्रुव हैं वो कैसे हैं? चपटे हुए हैं। और भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है वो उभरा हुआ भाग है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात तो अभी आपको समझ में आई। अब बात करते हैं कि अगर पूरी पृथ्वी को एक मॉडल के रूप में समझा जाए तो सबसे पहली बात, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और हमने क्या किया, इसका एक हिस्सा यहां से इसके केंद्र तक ऐसे कट लगाया। और ये कट हम इधर समझने की कोशिश करें तो हम देख पाएंगे कि हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। ये भाग इसका सतह है, सतही भाग है। और ये पृथ्वी का मान लिया जाए क्या है? केंद्र है। तो हमने क्या किया, सतह से केंद्र तक एक कट लगाया और हमने देखा कि सतह से केंद्र तक की जो दूरी है, सतह से केंद्र तक की जो दूरी है, जो पृथ्वी की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, वो है 6370 किलोमीटर। तो पृथ्वी की जो रेडियस है वो कितनी है? 6370 किलोमीटर। मतलब अगर हम सतह से पृथ्वी के केंद्र तक जाएंगे तो हमें कितनी दूरी तय करनी होगी? तो आपका जवाब होगा हमें 6370 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। तो ये हमने इसके आकार के बारे में जाना, इसकी आकृति को थोड़ा समझने की कोशिश की। साथ में हमने देखा कि ये कहीं ना कहीं एक गोलाकार आकृति दी हुई है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? तो हम कह पाएंगे कि सतह से अगर पृथ्वी के केंद्र तक जाते हैं तो 6370 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी होगी। अब बात करते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या संरचनाएं हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझना क्यों है, सबसे पहले ये देखें कि पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग, सबसे पहले देखें इसका परिचय, परिचय या भूमिका। भूमिका, परिचय भूमिका का मतलब है आंतरिक भाग से क्या तात्पर्य है, इसके क्या मायने हैं। दूसरी बात, इसके जानने के स्रोत क्या हैं। जानने के सबसे पहले, अच्छा, आंतरिक भाग, और आंतरिक भाग को देखे क्यों, जरूरी क्यों है, जरूरी क्यों है, और फिर जानने के स्रोत क्या हैं, जानने के स्रोत क्या हैं ये पता होना चाहिए। फिर बात करेंगे इनका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। तो सबसे पहले हम समझे पृथ्वी के आंतरिक भाग को अगर हमें समझना है तो ये जाने कि आंतरिक भाग से हमारा क्या मतलब। तो आंतरिक भाग से हमारा मतलब है कि पृथ्वी की सतह से लेकर, पृथ्वी की सतह से लेकर उसके केंद्र तक की यात्रा, पृथ्वी के सतह से लेकर उसके केंद्र तक की यात्रा, जिसके हम अंदर जानेंगे कि पदार्थ कैसे हैं, मतलब कैसे पदार्थों से बनी है, उन पदार्थों का घनत्व कैसा है, ठीक है, साथ में उनके साथ ताप व दाब जैसी संरचनाओं को समझेंगे, और वो पदार्थ की कौन सी अवस्था में है, कि वो ठोस में है, कि द्रव्य में है, या गैस में है।
तो ये हमारा तात्पर्य है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग से हम क्या समझेंगे कि सतह से केंद्र की ओर जब जाएंगे तो वहां पर मिलने वाले पदार्थ कैसे हैं, या क्या वो ठोस हैं, क्या वो ध्रुवीय हैं, क्या वो गैस में हैं, और उन पदार्थों का घनत्व कैसा है, साथ में ताप और दाब का वहां पर क्या प्रभाव है, ये हम जानकारी लेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि जरूरी क्यों है और उस बात को जाने, आंतरिक भागों को जानने के स्रोत क्या है। लास्ट में हम इनको निष्कर्ष के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करें कि आंतरिक भाग को कैसे समझा जाए। तो देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, हमने कहा ये इसका केंद्र है, केंद्र से सतह और केंद्र को लेकर हमने एक छोटा सा भाग निकाल लिया है, जिसको हम आगे से, इस भाग को आगे से समझेंगे तो कुछ इस तरह से समझेंगे। देखिए ये देखिए ऊपर वाला भाग अगर हम देखें, ऊपर से केंद्र तक हम इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं क्रस्ट, क्रस्ट। बीच वाले भाग को कहते हैं मेंटल, और सबसे अंतिम भाग को कहते हैं कोर। तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है, या इसी को बोलते हैं भूपर्पटी, भूपर्पटी। और ये वाला भाग, बीच वाला भाग मध्य है जिसे हम मेंटल कहते हैं, और सबसे अंतिम या अंदर वाला भाग है वो क्या है, कोर कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ एक बात और समझनी है कि यहाँ रासायनिक संगठन क्या है इनका। तो स्वेस नामक वैज्ञानिक ने इनका रासायनिक संगठन दिया, और उसके हिसाब से पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है जिसे हम क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं, उसमें एल्यूमिनियम और सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा पाए जाने की वजह से इसे शियाल कहा गया। क्या कहा गया, शियाल। शियाल है वो एल्यूमिनियम और सिलिका से मिलकर बना है, इसलिए इसको शियाल नाम दिया गया। मेंटल वाला जो भाग है उसको सीमा कहा गया, तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। और अंदर वाला, जो सबसे अंदर वाला भाग कोर है, उसे नीफे कहा गया। क्या कहा गया, नीफे। नीफे इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें निकिल और फेरस जैसी भारी धातुएं हैं। यहां पर आप देखेंगे तो सिलिका और मैग्नीशियम है, और यहां पर सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा है। तो हमने रासायनिक संगठन के आधार पर जो स्वेस नामक वैज्ञानिक ने बताया, तो कहा क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सियाल, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम, और नीफे में निकिल और फेरस पाया जाता है। तो ये इसकी 3 भाग हमने देखे, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, पृथ्वी के जब हम आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो हम एक चीज और यहां से समझते हैं कि अगर हम ये 3 भाग हमने जो देखे हैं, कौन कौन से, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो अब आप देखेंगे कि इन भागों में पदार्थों का समान वितरण नहीं है। इसका मतलब पदार्थों का समान वितरण नहीं है तो यहाँ डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, असात्यता पाई जाती है। तो दोस्तों जहां पर भी डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी वहां पर विभेद किया गया है इन प्लेटों को लेकर। यहां पर क्रस्ट के हमने 2 भाग बना दिए, एक आप कहेंगे अपर क्रस्ट और ये कहा जाएगा लोअर क्रस्ट। इसी प्रकार मेंटल के 2 भाग बना दिए गए, तो आप कहेंगे अपर मेंटल और आप कहेंगे यहां पर लोअर मेंटल। इसी प्रकार कोर के 2 भाग बना दिए, तो यहां आप कहेंगे आउटर कोर, आउटर कोर, और इसको कहेंगे इनर कोर। इस बात को थोड़ा सा और समझिए कि इस तरह से विभेद करने का मतलब क्या। इसका मतलब यह है कि इस भाग में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनका रासायनिक संगठन एक जैसा नहीं है, और रासायनिक संगठनों में जैसे ही सात्यता खत्म हो जाती है, जैसे ही कंटिन्यूटी, निरंतरता खत्म हो जाती है, तो वहां पर डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, असात्यता। तो अपर कोर और लोअर कोर के बीच में जो आप विभेद देख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं कोनार्ड असात्यता। क्या बोलते हैं, कोनार्ड असात्यता। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, कोनार्ड असात्यता, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, कोनार्ड असात्यता। और जो
लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल के बीच में जो असात्यता आपको दिखाई देगी, इसको बोलते हैं मोह असात्यता। क्या बोलते हैं? मोह असात्यता। अब इसको याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, कमर गुल के नाम से याद रखना। कमर गुल, कमर गुल ले है, तो याद रखना कैसे क्या बन गया, कोणार्क असात्यता, एम से बन गया मोह। और अब देखिए कि जो मेंटल को दो भागों में विभेद कर रहा है, जिसको हमने अपर मेंटल और लोअर मेंटल कहा, इसको हम बोलते हैं रिपीति। क्या बोलते हैं? रिपीति असात्यता। ठीक, अब आगे देखें कि लोअर मेंटल और आउटर कोर को जो विभेद कर रहा है, लोअर मेंटल, देखो ये मेंटल का निचला वाला हिस्सा है और ये कोर का ऊपर वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा है। तो हम बोल रहे हैं कि लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम बोलते हैं गुटनबर्ग। क्या बोलते हैं? गुटनबर्ग, गुटनबर्ग। और आखिर में हमारे पास ये देखें कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच की जो असात्यता है, इसको बोलते हैं लेहमान। क्या बोलते हैं? लेहमान। अब मेरे साथियों, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये समझ में आए कि असात्यता क्या है, तो आप कह पाए कि जहां पर रासायनिक संगठन में निरंतरता समाप्त हो जाए, वही क्या है? असात्यता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां जो भी पदार्थ पाए जा रहे हैं, उनके संगठन में, उनकी बनावट में, उनके फिजिकल और रासायनिक प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंस पाया जाएगा। और जहां भी ये डिफरेंस देखने को मिलेगा, वहीं पर हम विभेद कर देंगे। तो हमसे बहुत सारे सवाल यहीं से भी पूछे जाते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में। आपसे पूछा जाए कि कोणार्क असात्यता किसके बीच में है, तो आप कहेंगे कि ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाती है, या अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का विभेद करती है। आपसे पूछा जाए कि मोह असात्यता किनका विभेद करती है, तो आप कहेंगे ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल का विभेद करती है। आपसे पूछा जाए कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल का विभेद करने वाली असात्यता कौन सी है, तो आपका जवाब होगा रिपीति। आपसे कहा जाए कि गुटनबर्ग जो असात्यता है वो किसमें विभेद करती है, तो जवाब होगा यह है लोअर मेंटल और आउटर कोर का विभेद करती है। और आपसे पूछा जाए कि लेहमान किसका विभेद करती है, तो आप कहेंगे आउटर कोर और इनर कोर के संगठनों में जो निरंतरता खत्म हो जाती है, उसका ये विभेद करती है। तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो विभेद है, वो लेहमान के द्वारा होता है। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत, जानने के स्रोत, इनको हम तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। और वो तीन भाग हैं प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब जहां तक हम जाकर खुद देख सकें, देख पाए, या उनसे हम जानकारी प्राप्त कर सकें, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले हुए पदार्थ हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत। और तीसरे नंबर का है सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के जो स्रोत हैं, उनमें तीन हैं। पहला है प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत, और तीसरे नंबर पे सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि। तो सबसे पहले हम देखें कि जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं, ये कौन कौन से हैं और हमें इनसे किस प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में। तो प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहले हम जिसकी बात करें वो है ज्वालामुखीयता, मतलब वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखीयता से निकले पदार्थ।
हम देखेंगे कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो बहुत सारा गर्म गलित पदार्थ लावा के तौर पे यहाँ पे निकलता है, और उस पदार्थ का हम जब अध्ययन करें, स्टडी करें, तो हम जान पाए कि पृथ्वी के अंदर किस तरह का रासायनिक संगठन है, किस तरह की चट्टानें हैं, उन चट्टानों में कौन कौन से पदार्थ उपलब्ध हैं। तो पहला जो प्रत्यक्ष रूप से हम किसी चीज को जान पाए वो कि ज्वालामुखीता से जो पृथ्वी के आंतरिक भागों का मटेरियल है वो सतह पर आता है, और उस मटेरियल का अध्ययन करके हम जान पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परतें कैसी हैं। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब ज्वालामुखीता में हम अध्ययन करेंगे तो हम जान पाते हैं कि ज्वालामुखीता तो पृथ्वी की आंतरिक परतों के केवल मेंटल के ऊपर वाले भाग तक के पदार्थ को ही बाहर निकाल पाती है, क्योंकि हम जानेंगे कि ज्वालामुखीता में जब हॉट स्पॉट बनता है तो वो स्टेनोस्फीयर के आसपास के इलाकों में बनता है। कहने का मतलब वो कि जो लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल है उनका जो संक्रमण क्षेत्र है, जो यूं कहें प्लास्टिक स्टेज है, जो लिक्विड फॉर्म में है, थोड़ा सा लसलसा है, गर्म गलित पदार्थ है, मोल्टन फॉर्म जो बन रही है वो केवल अपर मेंटल के भाग में ही बन पा रही है। तो इससे ज्यादा हम नीचे जा नहीं पा रहे। तो ज्वालामुखीता से केवल हम अपर मेंटल तक के हिस्से को जान पाए, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से हम जान पाते हैं। आगे हम बात करें खनन और उत्खनन के द्वारा। दूसरा हमारा प्रत्यक्ष स्रोत में बात करें खनन एवं उत्खनन के द्वारा। उत्खनन, तो देखो खनन और उत्खनन का मतलब है जहां पर हम गहराई में खुदाई कर सकें। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो केवल और केवल 4 किलोमीटर तक की गहराई पर ही गए हैं, गहराई तक ही हम पहुंच पाए। और वो कहां पहुंच पाए हैं? तो दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका की जो सोने की खान है उसकी गहराई अगर हम देखें तो केवल कितनी है? 4 किलोमीटर है। जबकि हमने जाना था कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो सतह से कितना गहराई पर है? तो कहा था 6370 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी का केंद्र है। जबकि हमने यहाँ दक्षिणी अफ्रीका में जो सोने की खान को देखा वो उसकी गहराई कितनी है? केवल 4 किलोमीटर की गहराई तक ही वो है। तो इसका मतलब हम केंद्र तक यहां भी नहीं पहुंच पाए। अगर और हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि प्रत्येक स्रोत में और क्या आता है, तो प्रत्येक स्रोत में एक क्षेत्र और है जिसे हम आर्कटिक क्षेत्र को बात करें तो देखिए आर्कटिक क्षेत्र में एक प्रोग्राम चल रहा है। उस प्रोग्राम का नाम है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट या ड्रिल प्रोजेक्ट। डीप ओशियन ड्रिल प्रोजेक्ट कहां पर चल रहा है? आर्कटिक क्षेत्र में चल रहा है, और जिसमें हमने देखा कि वहां पर 12 किलोमीटर तक की गहराई तक हम वहां पर पहुंचे। अब थोड़ा सा ये समझना है कि ये आर्कटिक क्षेत्र में जब डीप ओशियन ड्रिल प्रोजेक्ट जो चल रहा है उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम बोलते हैं रोबिन्सन। और जो पर्टिकुलर एरिया है आर्कटिक क्षेत्र का उसको हम बोलते हैं कोल एरिया या कोल क्षेत्र। कोल क्षेत्र। तो हमने आपको बताया कि प्रत्येक स्रोत पृथ्वी की आंतरिक परतों को या आंतरिक संरचनाओं को जानने के प्रत्येक स्रोत कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे पहला है ज्वालामुखीता से निकले पदार्थों का अध्ययन करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान सकते हैं। लेकिन इसकी सीमा क्या है कि हम जानते हैं कि ज्वालामुखीता केवल दुर्बल मंडल या स्टेनोस्फीयर तक ही बनती है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये मेंटल के ऊपरी हिस्से तक के पदार्थों की ही जानकारी दे पाती है। इससे ज्यादा गहराई से हम लावा नहीं देख पाते हैं। जो मैग्मा है जो लावा की फॉर्म में सतह पर आता है उसको हम नहीं देख पाते। दूसरा पॉइंट हम देखें खनन और उत्खनन के द्वारा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्तमान में केवल दक्षिणी अफ्रीका एक इलाका जहां पर सोने की खानें हैं वो 400 किलोमीटर की गहराई तक ही हैं, जबकि हमने पृथ्वी की जो रेडियस देखी थी वो 6370 किलोमीटर की गहराई थी। तो ये भी हम डायरेक्टली सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, एक बिंदु हमारे पास यहाँ जरूर है, वो है कोल क्षेत्र या आर्कटिक क्षेत्र के अंदर डीप ओशियन ड्रिल प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम